डॉलर अपने आप को बढ़ाया है, तो क्या हमको अपनी मुद्रा को नहीं बढ़ाना चाहिए? नहीं, हमारी मुद्रा तो बढ़ रही है, और डॉलर वाला कुछ भी कर रहा है, हमसे उससे नहीं। हम तो 20-22 कंट्री में अपनी मुद्रा चलाने जा रहे हैं। एक इकोनॉमिक्स का सिद्धांत है, मैं इकोनॉमिक्स का छात्र भी रहा हूँ। होता क्या है कि जब हमें अपना एक्सपोर्ट बढ़ाना रहता है, तो अगर जिस देश से आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं, अगर हमारी मुद्रा बहुत ज़्यादा तगड़ी हो गई, तो ऐसे में एक्सपोर्ट जो है कम हो जाएगा। देश की जो हालात इतना ज़्यादा खराब हो गई थी कि मात्र देश के अंदर 15 दिन का खर्चा बचा था, और वो 15 दिन बीत जाते तो शायद देश पर फिर से कोई बाहरी ताकत शासन कर सकती थी। लेकिन उस समय आप जो मनमोहन सिंह जी थे, इन्होंने बहुत ही सूझबूझ के साथ काम किया और अपने देश को आगे बढ़ाया। आज तक के इतिहास में इतना रद्दी प्रधानमंत्री कोई हुआ ही नहीं। शर्म आनी चाहिए ऐसे लोकतंत्र की। कहाँ है लोकतंत्र? एक्चुअली अगर किसी चीज़ का दाम बढ़ जाता है और हम ये कहें कि ये महंगी हो गई या तो समझ में आता है, लेकिन महंगाई आ गई, ये गलत कहना होता है। ये डिपेंड करता है हमारी परचेजिंग पावर के ऊपर। बिल्कुल सही है। एक आदमी जिसकी 20,000 रुपये तनख्वाह है, उसके लिए 2,000 का जूता महंगा है, लेकिन जिसकी 2 लाख तनख्वाह है, उसके लिए 20,000 का जूता सस्ता है। बस सही। और आ चुके हैं आज प्रयागराज के खुसरूबाग में। देखते हैं यहाँ पर कुछ हमारे सीनियर लोग बैठे, इनसे राय लेते हैं वर्तमान सरकार के बारे में कि क्या इनका विचार है वर्तमान सरकार के बारे में। तो सबसे पहले हम अंकल जी से बात करना चाहेंगे। अंकल जी नमस्ते, आप वर्तमान सरकार के बारे में क्या कहना चाहेंगे? हम लोग यही प्रयागराज से हैं कि दूर से नहीं? बहुत अच्छा कहेंगे, सरकार बहुत अच्छी चल रही है। अरे कहीं से भी हो जो सही है वो बताइए। जो सही है आप उसका जवाब दे दीजिए, हम बताते फुर्सत में। चारों तरफ देखिए विकास है, विकास हो रहा है जो है। नहीं दिखाई दिया? नहीं दिखाई देगा। सरकार बहुत अच्छी चल रही है, इसमें दो राय नहीं। आपका प्रश्न है सरकार कैसी चले, जीतने हारने का मतलब नहीं है। सरकार बहुत अच्छी चले, इतनी अच्छी चल रही है कि मेरे होश में आज तक कोई भी सरकार इसके पहले इतनी अच्छी नहीं थी। और हम तो मानते हैं कि हमारा सौभाग्य है कि हम उस समय पैदा हुए हैं कि मोदी जैसे प्रधानमंत्री को देख रहे हैं। आज से 500 साल बाद जब इतिहास लिखा जाएगा, उस समय सैकड़ों प्रधानमंत्री हो चुके रहेंगे, लेकिन इतिहास में गिने चुने 10-12 प्रधानमंत्रियों का नाम आएगा, उसमें मोदी का नाम होगा। हमारा सौभाग्य है कि हम उस समय पैदा हुए हैं जिस समय मोदी इस देश के प्रधानमंत्री। बहुत से अंकल जी कह रहे हैं कि मोदी जी का मतलब सौभाग्य है कि इस समय जब मोदी जी प्रधानमंत्री हुए हैं तब पैदा हुए हैं। तो हम अंकल जी से बस 1-2 काम के बारे में पूछना चाहेंगे जिसके वजह से मतलब इतना ज़्यादा समर्थन करते हैं। हाँ, बोलिए। 1-2 काम बता दीजिए। मतलब अरे कई काम है भाई, आप सुनिए। सुनिए, किसी भी फील्ड में, चाहे आप सड़क के बारे में देख लीजिए, हाईवे के बारे में, रेलवेज में इतना परिवर्तन हो गया, कभी प्लेटफॉर्म पे खड़े होने पे उल्टी आती थी। बात ठीक है, लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं, मतलब जब हम लोग सर्वे करने जाते हैं तो वो लोग कह रहे हैं, जैसे आप कह रहे हैं रेलवे बहुत अच्छा हो, मैं इस बात का समर्थन करता हूं कि एक समय था जैसा आपने बताया, लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं कि ये प्राइवेटाइजेशन से मतलब देश में मतलब इकोनॉमी में खतरा है, लोगों की जॉब में खतरा, क्या ऐसा भी है? अच्छा सुनिए, एक चीज बताइए, आप क्या मतलब प्राइवेटाइजेशन जो है क्या भूत कर जाते हैं? बिल्कुल नहीं करते हैं। एम्प्लॉयमेंट तो वहाँ भी है। ये वो लोग हैं, सुनिए, बहुत अगर सही कड़वी चीज़ कहें, अगर आप इसको जो एडिट न करें तो नहीं, बिल्कुल नहीं। 80% से ज़्यादा सरकारी कर्मचारी, मैं खुद सरकारी कर्मचारी हूँ 38 साल तक, या तो हरामखोर होता है या घूसखोर होता है। तो अगर आपकी बात का पूरी तरह समर्थन करते हैं। अगर जो है केवल इस वजह से कि सरकारी नौकरी मिले तभी हम एम्प्लॉयड हैं, जिनकी ये मानसिकता है, तो उनकी तो बात ही अलग। वरना क्या प्राइवेट में नौकरी नहीं मिलती? बिल्कुल मिलती है, नौकरी मिलती है, बहुत नौकरी है। इंफ्रास्ट्रक्चर देखिए, जब भी डेवलपमेंट होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा, तो वैसी हालत में रोजगार भी उत्पन्न होंगे। बट नेचुरल है, तो रोजगार बहुत हुए। आपकी बात का हम बिल्कुल समर्थन करते हैं। मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ेगा तो देश में मतलब एम्प्लॉयमेंट की बढ़ेगी। और देखिए प्राइवेटाइजेशन कुछ मायनों में बहुत अच्छा होता है, कुछ मायने में खतरा भी होता है, ऐसा नहीं है, लेकिन अगर उससे देश का विकास हो रहा है तो बहुत अच्छी है। देखिए एक चीज समझ लीजिए, प्राइवेटाइजेशन, कैपिटलिज्म और कम्युनिज्म, पूरे अगर उसको देख लीजिए, आप इतिहास को देखें तो जितनी कम्युनिस्ट कंट्रीज थी, इवन कि चाइना तक ने कैपिटलिज्म अपना लिया कम्युनिज्म को छोड़ करके। मान लिया कम्युनिज्म केवल इतना रखे हैं हमारी सत्ता बनी रहे, इसलिए जो उनका डेमोक्रेटिक सेटअप है वो उन्होंने कम्युनिज्म को अपना रखा है, क्योंकि हमारी सत्ता बनी रहे बस। लेकिन इकोनॉमिक उस पर जाइए, आप सिचुएशन इकोनॉमिक हालात पे जाइए, सरकमस्टांस ये सब देखिए, तो है क्या कि सबने कैपिटलिज्म अपना लिया है, कम्युनिज्म फेल हो चुका है। और
कैपिटलिज्म अपनाने का मतलब है प्राइवेटाइजेशन, और कैपिटलिज्म एक ही चीज़ है। हाँ, आप अंकल जी के बात का हम समर्थन करते हैं, क्योंकि दुनिया में जितने भी मतलब अर्ज पे जितने भी देश पहुंचे हैं, मतलब जितना भी देश आज सक्सेसफुल है, आप चाइना ले सकते हैं, अमेरिका ले सकते हैं, कनाडा ले सकते हैं, जापान ले सकते हैं, यहाँ पर ज़्यादातर चीज़ें प्राइवेटाइजेशन के रूप में चलती हैं। लेकिन अपने भारत देश में लोग इनका विरोध करते। देखिए, जहाँ पर इनका विरोध करना चाहिए वहाँ पर खुलकर करें, लेकिन जहाँ पर इसका समर्थन करना चाहिए वहाँ पर जरूर करना चाहिए। अंकल जी ने एक शब्द यूज किया था कि ट्रेनों में पहले जाते थे तो ट्रेनों को देखकर ही उल्टी आ जाती थी, लेकिन आज मैं भी मतलब हम भी आते जाते हैं, हमेशा सफ़र करते हैं। बिल्कुल सही है कि ट्रेनों की हालातें बहुत ज़्यादा सुधरी हुई हैं, लेकिन जो अभी वंदे भारत आई है इसके बारे में आप लोग क्या कहेंगे? बहुत अच्छी ट्रेन है, अच्छा, बहुत अच्छी है। देखिए, ट्रेन तो बहुत अच्छी है, बहुत ज़्यादा हाईटेक है, लेकिन जो सरकार ने जिस उद्देश्य से इसको चलाया था, सारी की सारी वंदे भारत ट्रेनें घाटे में चल रही हैं। देखिए वो सरकार का सुनिए ऐसा होता है। हम मानते हैं अंकल जी। देखिए एक चीज हाँ, ये एक्चुअली क्या है कि सरकार जो है वो व्यापार करने के लिए नहीं बैठी है। बहुत कुछ ऐसा भी होता है कि बताया ना कि इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा तो एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, एक चीज़ लोगों को सहूलियत भी मिलनी है। अब सरकार फ्री में तो दे रही है अनाज, हाँ दे रही है ना, व्यापार करने फ्री में दे रही है ना, घाटा सह रही है ना, वहाँ भी घाटा अगर हो रहा है तो हो रहा है, ठीक है, लेकिन लोगों को सुविधा मिल रहा है। लेकिन अंकल जी एक बात बताइएगा, ये थोड़ा मेरा पर्सनल मानना है, आपसे हमें उम्र में बहुत कम है, अगर मानना गलत हो तो सब बताइएगा, कि देश में जो इस समय फ्री मतलब राशन दिया जा रहा है, इस बात को बताइएगा कि मान लो आज देश में लगभग सभी के पास रोजगार है, सरकारें मतलब जनता का काम अच्छे से चल रहा है, जो देश के अंदर जितना भी स्टॉक में रखा है अनाज, अगर आज उसको हम लोग फालतू मतलब बर्बाद कर रहे हैं, तो कल के दिन अगर आपातकाल की स्थिति आई कभी भी, तो क्या मतलब ये अनाज कैसे उसका किया जाएगा? देखिए ऐसा है, सुनिए आपातकाल के लिए जो भंडारण की व्यवस्था है, अब उसी भंडार से तो चल। सुनिए वो गवर्नमेंट ने अच्छा खासा कर रखा है। ये तो इस देश की अपोजिशन है जो चाहती है, जिन्होंने अदानी के भंडार घरों के पर हंगामा किया, उनका टावर तोड़े, ये नहीं चाहते कि वो भंडारण घर बने। उसमें पैसा लगता है, पूंजी लगती है, गवर्नमेंट चाहती है कि ये पूंजी हम देश के विकास के उसमें लगावें और व्यापारियों से इस तरीके की पूंजी हमसे पूंजीगत कार्य करवा करके भंडारण की व्यवस्था करें, जिसका अपोजिशन जो है अभी किसान आंदोलन में आपने देखा था कि हरियाणा और पंजाब में तोड़े गए। ये तो अच्छी संख्या में है, ऐसा नहीं है, भंडारण भी है अपने यहाँ। और अभी आज मोदी जी ने कहा कि हम इसको इतना बढ़ाएंगे कि हम इस लेवल पे लाना चाहते हैं कि हम दूसरे देशों को भी दे सकें। हाँ बहुत बढ़िया, ये बहुत अच्छी बात है। देखो, निर्यात करना बहुत जरूरी है देश के अंदर। जब तक निर्यात नहीं होगा, मुद्रा आएगी नहीं विदेश से। अपने भारत की मुद्रा की वैल्यू इंटरनेशनल मार्केट पे बढ़ेगी नहीं। जब तक देश की मुद्रा की वैल्यू नहीं बढ़ेगी, तब तक हमारे देश का विकास होना बहुत ही मुश्किल है। क्योंकि देखिए, पहले क्या था, 2010-12 तक देखें तो जो डॉलर था ये 60-65 के आसपास था, लेकिन आज जो डॉलर ये 85-86 रुपये डॉलर, एक डॉलर चल रहा है रुपए में। तो देखिए, कहीं ना कहीं अपने भारत देश का जो पैसा है, इसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा तेजी से घटी है। तो क्या मोदी सरकार को इसमें ध्यान नहीं देना चाहिए? बिल्कुल ध्यान देनी चाहिए। सुनिए तो हाँ ठीक है अंकल जी, मैं आपकी बात का समर्थन करता हूँ। डॉलर अपने आप को बढ़ाया है, तो क्या हमको अपनी मुद्रा को नहीं बढ़ाना चाहिए? नहीं, हमारी मुद्रा तो बढ़ रही है, और डॉलर वाला कुछ भी कर रहा है, हमसे उससे नहीं। हम तो 20-22 कंट्री में अपनी मुद्रा चलाने जा रहे हैं। जब चलने लगेगा तब आप देखिएगा। अब यही कह रहे हैं कि जैसे मुद्रा चल रही है। आप एक इकोनॉमिक्स का सिद्धांत है, मैं इकोनॉमिक्स का छात्र भी रहा हूँ। होता क्या है कि जब हमें अपना एक्सपोर्ट बढ़ाना रहता है, तो अगर जिस देश से आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं, अगर हमारी मुद्रा बहुत ज़्यादा तगड़ी हो गई, तो ऐसे में एक्सपोर्ट जो है कम हो जाएगा। आप बिल्कुल सही है। दाम उनको समझ रहे हैं ना हमारी? हाँ बिल्कुल समझ रहे हैं कि अगर जो है हमारा रुपया अगर डॉलर से कम है, तो हम अमेरिका को एक्सपोर्ट कर रहे हैं ज़्यादा। जिस दिन आपका जो रुपया बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, मजबूती चाहिए, उसका दूसरा आधार है, लेकिन उसका एक फ़ायदा भी है। दूसरे नुकसान है, लेकिन जो फायदा है वो हम एक्सपोर्ट बढ़ रहा है। जिस दिन आपका रुपया ज़्यादा मजबूत हो जाएगा, उस दिन आपका एक्सपोर्ट कम हो जाएगा, क्योंकि उनको हमारा सामान महंगा मिलने पड़ेगा। तो इंटरनेशनल लेवल पे हमारी बजाय वो दूसरे से सामान लेना शुरू करेंगे। चाइना आपका बहुत बड़ा जो है कंपटीटर बैठा हुआ है, जो हर कंट्री में आपसे जो है मुकाबला करने को तैयार बैठा है। अब यही इतना हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं अमेरिका को, वो एक्सपोर्ट की जगह चाइना पहुँच जाएगा। तो जहाँ नुकसान है वहाँ फायदे भी हैं इसके, ऐसा नहीं है। ठीक है, आपकी बात का पूरी तरह समर्थन करते हैं। कभी कभी सरकार मजबूरी में खुद करती है
अपनी मुद्रा को कम करवाती है। 1992 में 3 बार किया गया था डिवैल्यूएशन। प्रधानमंत्री थे और मनमोहन सिंह गवर्नर थे, उन्होंने मतलब किया था क्योंकि उस समय देश की जो हालात इतना ज़्यादा खराब हो गई थी कि मात्र देश के अंदर 15 दिन का खर्चा बचा था और वो 15 दिन बीत जाते तो शायद देश पर फिर से कोई बाहरी ताकत शासन कर सकती थी। लेकिन उस समय आप जो मनमोहन सिंह जी थे, इन्होंने बहुत ही सूझबूझ के साथ काम किया और अपने देश को आगे बढ़ाया। इस पे क्या कहेंगे? मनमोहन सिंह जी तो अभी राजनीति से संन्यास ले चुके हैं। आपने केवल मनमोहन सिंह के बारे में बात किया है, तो जब किसी व्यक्ति के बारे में बात करते हैं तो उसकी पूरा व्यक्तित्व सामने आ जाती है। उनकी आर्थिक नीतियाँ वो तो नरसिम्हा राव के समय से जो चली वो आज भी वही चल रही है, हम लोग उसी पे बढ़ रहे हैं। हाँ, तो उसमें कोई दो राय नहीं, ठीक है, उसके बारे में कमेंट नहीं किया जा सकता क्योंकि आप भी चल रही है और हम लोग अच्छे उसमें जा रहे हैं। जहाँ तक नेता का सवाल है तो आज तक के इतिहास में इतना रद्दी प्रधानमंत्री कोई हुआ ही नहीं, और कहना नहीं चाहिए लेकिन ये हमारे डेमोक्रेसी की बहुत बड़ी कमी है। लोकतंत्र, किसी देश के लोकतंत्र का मजाक है कि एक आदमी जिसने कॉर्पोरेटर तक का इलेक्शन नहीं लड़ा वो देश का प्रधानमंत्री बन गया। शर्म आनी चाहिए ऐसे लोकतंत्र की। कहाँ है लोकतंत्र? बस ये लोकतंत्र का मतलब जनता की भागीदारी। का इलेक्शन तक नहीं जीत पाया, नहीं लड़ा, वो सीधे प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठ गया। क्या मतलब है राजशाही और लोकतंत्र में फर्क क्या रह गया? ये हमारे लोकतंत्र की बहुत बड़ी कमी है और मैं चाहूँगा कि सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए कि इस तरीके की पुनरावृत्ति दोबारा न हो, दोबारा कोई ऐसा प्रधानमंत्री न बने। एक चीज़ और मैं ऐड कर बताइएगा। देखिए, 2 चीज़ें जो है, क्योंकि इलेक्शन का माहौल है, 2 चीज़ों की मुख्य रूप से चर्चा हमेशा होती है, ये खासतौर पर इलेक्शन के समय इसकी बेरोजगारी और महंगाई। बेरोजगारी पे हम लोगों ने बात किया लेकिन महंगाई पे नहीं बात की। महंगाई के बारे में हमारा काम सिर्फ हम आपको बता दें, एक्चुअली अगर किसी चीज़ का दाम बढ़ जाता है और हम ये कहें कि ये महंगी हो गई या तो समझ में आता है, लेकिन महंगाई आ गई, ये गलत कहना होता है। ये डिपेंड करता है हमारी परचेजिंग पावर पे। बिल्कुल सही है। एक आदमी जिसकी 20,000 रुपये तनख्वाह है उसके लिए 2,000 का जूता महंगा है, लेकिन जिसकी 2 लाख तनख्वाह है उसके लिए 20,000 का जूता सस्ता है। बस और वो हमारी जो है जो पर कैपिटा इनकम है वो बहुत ज़्यादा बड़ी है, वो बहुत ज़्यादा बड़ी है, इसलिए आप ये नहीं कह सकते कि महंगाई है, महंगाई कम हुई है। ठीक है, बहुत सही। चलिए, अंकल जी कहे हैं तो आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, आपके लिए धन्यवाद। चलिए आइए अंकल जी से बात करते हैं। हर हर मोदी, घर घर मोदी। ठीक है अंकल जी, और भी कुछ बताइए। बस हमारे गुरु है। अच्छा ठीक है, गुरु जी है तो बोलना चाहिए कुछ आपको भी। नहीं, हम लोग जो बोल दिया। अच्छा, चलिए अंकल जी कुछ। देश में ऐसा प्रधानमंत्री और चीफ मिनिस्टर, मुख्यमंत्री जल्दी मिलेगा नहीं आपको। कम 10 साल से तो हम देख रहे हैं, 10 साल का कार्यकाल और उसके पहले कार्यकाल की तुलना कर लीजिए। कौन सा अच्छा लगता है कार्यकाल आपको? कहाँ गुंडा राज था और कहाँ लोग शांति से घूम रहे हैं। न कोई किसी की जमीन कब्जा सकता है, न कोई किसी की जमीन कब्जा सकता है। आ रहे हैं। ठीक है, चलिए अंकल जी से मिलकर बात करते हैं। बताइए अंकल जी। ये हमारे देश का, भारतवर्ष का स्वर्णकाल एक तरह से चल रहा है। वास्तव में जो कहा लोग कह रहे हैं वो मोदी विलक्षण व्यक्तित्व का धनी है और त्यागी है, पूर्ण त्यागी है। उसका कोई भ्रष्टाचार है, किसी तरह के भी उसके ऊपर आरोप आप नहीं लगा सकते हैं। और इस समय तो योगी और मोदी दोनों बहुत अच्छा कर रहे हैं। देश का स्वर्णकाल चल रहा है और काफ़ी दिनों तक इस देश को चलना ही चाहिए ऐसा है ना। सभी को उसको सपोर्ट करना चाहिए और किसी प्रेजुडिस में न रहें। कुछ लोग प्रेजुडिस हो जाते हैं कि नहीं ऐसा हिंदूवादी है, फलाना ढिकाना, ऐसा कुछ नहीं है, कोई भेदभाव नहीं है। सबको जितनी भी योजनाएं हैं सरकारी, सभी को बराबर लाभ मिल रहा है। अल्पसंख्यक वर्गों को भी, बल्कि जो परसेंटेज है उससे ज़्यादा उनको मिल रहा है। कोई कमी नहीं है, बहुत अच्छा समय चल रहा है। जैसा कि अंकल जी ने एक शब्द का यूज किया था कि देश का जो प्रधानमंत्री है पूरी तरह से निष्पक्ष है। उन्होंने 2 बार कह चुके हैं वीडियो में कि मतलब पूरी तरह से वो देश पे समर्पित है। उन्होंने कहा 35 साल तक उन्होंने कहा मैंने भीख मांग के खाया था। एक बार उन्होंने कहा मैं 40 साल भीख मांग के खाया। तो देश का ऐसा प्रधानमंत्री है भाई जो मतलब दूसरों के लिए जी रहा है, अपने लिए भीख मांग के खा रहा है। अंकल जी का यही कहना है। यस, वो वास्तव में देश के लिए जी रहा है, अपने लिए नहीं जी रहा है। देश के लिए जी रहा है, अपने लिए नहीं जी रहा है। चलिए, तो देश हमें समर्थन करना चाहिए ऐसे व्यक्ति का। मान लिया आप ऐसे व्यक्ति का समर्थन करना चाहिए, अंकल जी का ये कहना है। तो अंकल जी से बात करके बहुत अच्छा लगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आइए दादाजी को बताएंगे। हम तो सिर्फ ये कहेंगे कि हर हर मोदी, घर घर मोदी। देखिए भैया, मोदी है तो विश्व में हिंदुस्तान का नाम पैदा हुआ है, नहीं तो विश्व में हिंदुस्तान को कोई नहीं जानता था। इसलिए तालियां। हाँ ठीक है,
हिंदुस्तान जो है इस समय भारत, और उसने कभी हिंदुस्तान नहीं कहा, हमेशा आपको भारत कहा। और सनातन की बात है तो सनातनी तो यहाँ सब आई हैं, ये लोग सनातन से ही तो कन्वर्ट हुए हैं मुस्लिम में। और ऐसा नहीं कोई मुस्लिम विरोधी है, मुस्लिमों के लिए भी बहुत काम करता रहता है। ये मुस्लिम विरोधी कह रहे हैं, जैसा कि कह रहे हैं कुछ लोग। कल जी आपका कहना है कि मतलब जो यहाँ के मुस्लिम है पूरी तरह से कन्वर्टेड है, मतलब सनातन से कन्वर्ट हो गए मुस्लिम में हुए, ऐसा मतलब पूरी तरह से कोई साच? जो असली मुगल थे वो तो यहाँ से चले गए पाकिस्तान। अच्छा, मुगल पाकिस्तान गए। हाँ, बाकी जो यहाँ पे हैं सब यहीं से, उनके डीएनए टेस्ट कराने की बात तो आरएसएस कई बार कह चुका है। सब वो हिंदू से ही बने, सब हिंदू से बने हैं, इसलिए उनको भी हिंदुस्तान से उतना ही लगाव है जितना हमको आपको है। हाँ, बात ठीक है, हिंदुस्तान से उनका भी लगाव है। अंकल जी का कहना है कि यहाँ के कन्वर्टेड है। देखिए, मैं इस बात का समर्थन नहीं करता कि मतलब पूरी तरह से, क्योंकि ये बात कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा सही है कि जब देश में मुगल शासक थे, यानी जब मुगल शासकों का पूरी तरह से यहाँ पर शासन था, तो उस समय जो हिंदू थे इनको बहुत मतलब बल्क रूप में पूरी तरह से मुस्लिम में कन्वर्ट किया गया है। चाहे वो औरंगजेब रहा हो, चाहे तो आप जितने भी शाहजहाँ, जितने भी आप लोग राजा लेंगे, मुस्लिम शासक लेंगे, उनके समय में जो हिंदू थे उनका कन्वर्ट मुस्लिम में हुआ था। और सबसे ज़्यादा जो कन्वर्टेशन हुआ था वो औरंगजेब के समय में हुआ था। कभी भी आप लोग औरंगजेब का इतिहास उठाकर देखेंगे तो आपको देखने को वो लोग जरूर मिलेगा। चलिए, आज हम लोग यहीं तक रखते हैं। पूरी तरह से आप लोगों ने देखा ग्राउंड रिपोर्ट, खुसरूबाग के अंदर से हम लोग ग्राउंड रिपोर्टिंग कर रहे हैं, और आप लोगों को देखने को मिला कि देश के अंदर कैसा राजनीति का माहौल है और कैसा लोग क्या चाहते हैं, देश मोदी जी से क्या चाहते हैं या देश में क्या चाहते हैं। तो इसी के साथ आप सभी हमारे प्यारे दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा अगर वीडियो लाइक पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे और दोस्तों तक शेयर जरूर करेंगे। अगर आप भी चाहते हैं प्रयागराज के कोने कोने की सारी वीडियो आपको देखने को मिले तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो इसी के साथ सभी प्यारे दोस्तों को जय हिंद, जय।